डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह हम कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई अपार संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसान भाई अपनी फसल उत्पादन को बेहतर करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, अपनी लागत को कम कर सकते हैं और कैसे हम कृषि जो व्यवस्थाएं हमारे साथ चल रही हैं उनको और कैसे बेहतर करके उनका लाभ लिया जा सकता है। आज के विचार विमर्श के कार्यक्रम में कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर हम बात खेती किसानी की करें तो किसान भाई बड़ी मेहनत से दिन रात एक कर अपनी खेतों में फसलें लगाते हैं। फसल कटाई के बाद वो मंडियों में अपने अपने तरीके से उस फसल का लाभ लेते हैं, लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं में सब कुछ आगे बढ़ जाता है, लेकिन खेतों में बचती है फसलों के अवशेष। उन अवशेषों का प्रबंधन करना आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और खासकर जब हम इस समय की बात करते हैं तो इस समय ज़्यादातर समस्याएं देखने को मिलती है हमारे आसपास के क्षेत्रों में धुंध और कोहरे को लेकर। और जब इस चीज़ पर बात होनी शुरू होती है तो सबसे पहले बात यहाँ पर किसानों पर आती है और निशाना किसानों पर साधा जाता है कि किसान भाई अपने फसल का अवशेष प्रबंधन सही तरीके से नहीं करते। वो अपनी अवशेषों को जलाते हैं जिसकी वजह से ये धुआं होता है, जिसकी वजह से ये धुंध होता है और जिस तरह की तमाम समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह के तमाम समस्याओं से बचने के लिए किसान भाइयों को ज़रूरत है कि अपनी फसलों का अवशेष प्रबंधन सही तरीके से करें और इन अवशेषों का आज के समय में कितना महत्वपूर्ण योगदान है आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए, इसको भी आज हम इस कार्यक्रम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे किसान भाई फसल अवशेष का प्रबंधन करके प्रकृति के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी निभा सकते हैं, पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। और जब हम अपने अवशेषों का सही प्रबंधन करते हैं तो ऐसे तमाम उत्पाद भी उससे बनते हैं, तमाम तरीके के कामों में अपने अवशेषों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम बातों को आज हम इस कार्यक्रम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे किसान भाई अपनी फसल अवशेषों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले जो खास जानकारियां अपने खास एक्सपर्ट से हम लेंगे, सबसे पहले उन एक्सपर्ट से आपको मिलवा देते हैं। आज हमारे साथ विजय काले जी हैं, आप एडिशनल कमिश्नर हैं मशीनरी डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर। आपका बहुत स्वागत है सर। इसके साथ ही हमारे साथ प्रमोद कुमार साहू जी हैं, आप हेड हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, IRI नई दिल्ली से। आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं आज इस पैनल में, जगदीश सिंह जी। उनका रुख कर लेते हैं। जगदीश जी, आपका स्वागत है। आप ज्वाइंट डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब सरकार से। तो चर्चा की शुरुआत करें, कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानें, लेकिन उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। पिछले कई सालों से बढ़ते प्रदूषण के कारण एक शब्द हम बार बार सुन रहे हैं और वो शब्द है पराली। ये जानना जरूरी है कि आखिर जिस पराली के बारे में हम बार बार सुन रहे हैं वो है क्या। दरअसल धान की फसल से धान की बाली काटने के बाद बचे भाग को पराली कहते हैं। किसान धान की फसल पकने के बाद फसल का ऊपरी हिस्सा काट लेते हैं क्योंकि वही काम का होता है। बाकी हिस्सा किसान के लिए किसी काम का नहीं होता क्योंकि अगली फसल बोने के लिए खेत खाली करने होते हैं। ऐसे में किसान फसल के बाकी हिस्से को यानी सूखी पराली को आग लगा देते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनता है। फसल अवशेष को जलाने के बजाय किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन करना चाहिए। दरअसल फसल अवशेष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना, मृदा में पोषक तत्वों की हानि को रोकना और स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। इसमें किसानों को जागरूक करना भी शामिल है जिससे वे अवशेषों को जलाने के बजाय मृदा स्वास्थ्य के लिए बेहतर तकनीक अपनाएं। बता दें कि धान के पुआल को जलाना पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होता है। धान के पुआल को जलाने से भारी मात्रा में प्रदूषक जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर, CO2 और अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं। ये सब वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं और श्वसन संबंधी बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। साथ ही इससे मृदा की गुणवत्ता भी खराब होती है। इन सब से बचाव के लिए इन सीटू और ex situ फसल अवशेष प्रबंधन किया जा सकता है।
इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन का मतलब अवशेषों को खेत में ही रखना और मृदा में मिलाना है। यह मृदा की उर्वरता बढ़ाने, प्रदूषण को कम करने और जैविक सामग्री प्रदान करने में मदद करता है। इसमें मल्चिंग और जैव डिकम्पोजर का उपयोग भी शामिल है। वहीं एक्स सीटू प्रबंधन में अवशेषों को खेत में इकट्ठा करके उन्हें ऊर्जा उत्पादन, जैव ईंधन उत्पादन या पशु आहार के रूप में उपयोग करना शामिल है। ये अवशेष जलाने के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसान हैप्पी सीडर की मदद भी ले सकते हैं। हैप्पी सीडर एक मशीन है जो किसानों को पिछली फसल के अवशेषों को हटाए बिना बीज बोने देती है। ये पराली को काटकर समान रूप से फैलाता है और साथ ही नए बीज बोता है। इससे अवशेष जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है और मिट्टी की नमी बची रहती है। बता दें कि सरकार भी इसमें किसानों की मदद करती है। सरकार किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती है। ये सब्सिडी मशीन की लागत का 50 से 80% तक कवर कर सकती है, जो मशीन के प्रकार और किसान की पात्रता पर निर्भर करता है। कस्टम हायरिंग सेंटरों को भी संचालन स्थापित करने के लिए भी सब्सिडी मिलती है। रिपोर्ट में हमने समझने की कोशिश की कुछ बारीकियां कि कैसे हम अपने फसलों के अवशेष को प्रबंधन करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और क्या क्या उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं अपने कुछ खास एक्सपर्ट से। सबसे पहले विजय काले जी का रुख करते हैं। विजय जी, अगर हम बात करें फसल अवशेष प्रबंधन का, तो इस समय यही ये मुद्दा क्यों उठता है कि फसलों का अवशेष प्रबंधन करें? क्या हम पहले से तैयारी करके चल सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, फसल अवशेष प्रबंधन करना क्यों ज़रूरी है? इसका उद्देश्य क्या है? आज मैं दूरदर्शन किसान को बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा रखी, जो पराली प्रबंधन पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसी पर्टिकुलर पीरियड में जो है ये समस्या हम सब के सामने खड़ी हो जाती है। और इसमें देखेंगे कि आप जो है हमारी जो राज्य सरकारें है, हमारी भारत सरकार है, बाकी विभिन्न जो मंत्रालय है, जैसे कि हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, बाद में जो NGOs है, हमारी ICR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये तमाम संस्थान जो है और जो सरकारें है वो इस समस्या को निपटाने के लिए बिल्कुल बहुत प्रयत्नशील रहती है। और आप देखेंगे कि ये फिर भी ये समस्या निरंतर कम होती जा रही है, लेकिन विशेष तौर पे हमको समाधान कारक जो है और रिजल्ट्स अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। आप देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा इसमें बहुत सारी विशेष योजनाएं उसमें लागू की गई है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं बताना चाहूँगा कि अगर पूरे विश्व में अगर हम लोग किसानी की बात करेंगे, तो जब हम पंजाब हरियाणा की बात करते हैं तो हमारे जो किसान भाई है, ये जो है एक प्रोफेशनल एक हमारे किसान भाई है, जो कि बिल्कुल निरंतर अपना पूरा जीवन जो है अपने खेती में लगा देते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि ये छोटी सी चीज़ अगर वो जहन में उतार देते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान इसको आप अभी पराली प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान ही ऐसे हैं जो थोड़े बहुत इस तरह की जो घटनाएं हमारे सामने आ रही है। तो इसके लिए उनको जो है सजग होना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। और इस जागरूकता ही एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा विकल्प है कि जो जिससे कि हम पराली प्रबंधन करते हैं। तो इसकी विशेष में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भारत सरकार ने किस किस तरह से प्रयास किए हैं और किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। ये हम लोग जो आप बात कर रहे हैं कि हम टाइमली क्यों करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग जैसे कि हर साल जो है लगभग दिसंबर के बाद से ही हम इसके ऊपर चर्चा करना शुरू कर देते हैं और प्लानिंग होती है सब पूरी तरह से। इसमें राज्य सरकार के जो उसको जो है पूरी तरह से जो उनका प्रोजेक्ट जो है वो मांगाया जाता है, क्या क्या प्रबंधन किए जाएंगे, कितनी मशीनें बांटेंगे वगैरह वगैरह, कहाँ गैप एनालिसिस है, ये सारा हम लोग उसमें चर्चा करते हैं। साथ साथ में हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसमें रहता है। तो आप और ये देखेंगे कि इसका मॉनिटरिंग भी जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा हो रही है, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा भी इसको बहुत सारा इसको प्रबंधन मतलब इसमें मॉनिटरिंग करते हैं। तो हर बार ये हर क्वार्टरली बोलिए मतलब फोर्टनाइटली इसको पूरी चर्चा होती है और इसका पूरा मॉनिटरिंग होता है विशेष
निश्चित तौर पे, और राज्य सरकार को जो है पहले से ही इसके जो है जो सहायता प्रदान की जाती है वो एडवांस में ही दी जाती है, ताकि जो है किसानों तक जो है पूरी जो हमारी जो मशीनें हैं वो टाइमली उनके पास चले जाए, टाइमली उसका प्रबंधन हो जाए, और वो टाइमली चूज़ भी करे कि किस तरह की मशीनें उनको ज़रूरत है। तो इसमें हमने देखा कि हमने दो टाइप के, जैसे हमारी जो पराली प्रबंधन होता है, एक होता है हमारी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट और एक्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। तो पहले तो हम लोगों ने इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के ऊपर ही पूरा बल दिया था, लेकिन अभी एक्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, जैसा कि हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत बहुत पड़ रही है कि इस तरह का जो पराली होती है वो पराली का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोडीजल हो गई, मान लीजिए कि बायो सीएनजी हो गई, और इसमें आप पैकेजिंग मटेरियल में आजकल बहुत अच्छी पैकेजिंग मटेरियल आ रही, बिल्डिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह का बहुत सारा इसका इस्तेमाल हो रहा है, और लोग इसके लिए बहुत आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें बाकी जो मशीन है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो रीपर कंबाइंडर्स भी आए हैं, ताकि लोग जो है पूरा जो है उसको थ्रेश करेंगे, और उसके बाद उसको चारे का भी प्रबंधन, जो पशु के लिए चारे का इस्तेमाल होता है, तो चारे के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रावधान की बात करेंगे तो हम और आगे बढ़ के हम लोग बात करेंगे। जी विजय जी, इसमें बहुत सारी आपने ऑप्शन बताया कि बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम पराली का बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पैकेजिंग का लेकर आपने बताया, और बिल्डिंग मटेरियल्स में बताया आपने, बायोडिग्रेडेबल्स उसमें सब्सटेंसेस में बताया। कहीं कहीं अगर देखा जाता है तो कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाता है कि इथेनॉल प्रोडक्शन में भी पराली का बहुत बड़ा रोल होता है, उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको हम और विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले प्रमोद जी का मैं रुक कर लेता हूँ। डॉक्टर प्रमोद जी, अगर हम आपसे जानना चाहते हैं कि तमाम तरह की सरकार की व्यवस्थाएं तो हैं, सरकार हर साल जागरूक करती है किसानों को, जागरूकता प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तमाम तरह के सरकार के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर तमाम ऐसे प्लान्स हैं, तमाम ऐसे स्कीम्स हैं, तमाम ऐसे प्रयास हैं, लेकिन फिर भी कमी कहाँ रह जाती है? हर साल सरकार इतना प्रयास करती है, लेकिन हर साल ये समस्या देखने को मिलती है। क्या किसानों की तरफ से कोई चूक हो रही है, या फिर सरकार कहीं किसानों को समझाने में कोई चूक कर पा रही है, या फिर उस तरीके से नहीं समझा पा रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या चैलेंज है सर? बहुत ही अच्छा सवाल है पुलकित जी। मैं उसको दूसरे तरीके से ले जाना चाहता हूँ जी। एक होती है रिवोल्यूशन, एक होती है इवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में आप देखेंगे सडन चेंज आता है जी, जो सस्टेनेबल नहीं हो पाता। बिल्कुल। पर इवोल्यूशन जो होते हैं वो धीरे धीरे होता है, पर ये सस्टेनेबल होता है जी। हम ये मानेंगे पराली प्रबंधन के लिए जो अभी बताया गया है, काले साहब ने बताया है, इन सिटू एक्सिटू मैनेजमेंट जो है वो धीरे धीरे उसका हो रहा है, और बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। ऐसे बात नहीं है। हम इसको अगर रिवोल्यूशन के नाते मानेंगे तो हाँ, हम मानेंगे ये नहीं हुआ है, पर ये धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। अगर एक साल से दूसरे साल के लिए आप देखेंगे, पराली प्रबंधन में बहुत कुछ प्रगति हुई है। आपकी बहुत सारे मशीन गया हुआ है, एक साल में जो होता है दूसरे साल में और कुछ मशीन ऐड हो जाती है, और रही अलग अलग तरीके से होता है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ आपको जी। हम कहते हैं ये चैलेंजेस, तो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बनाना ये हम लोगों का काम है। बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटी यही है दो तरीके से। एक तो जो आप मिट्टी से लिए हैं वो मिट्टी को वापस कर दीजिए जी, क्योंकि हमारे जो फसल का जो ये होता है वो मिट्टी से बहुत कुछ ले लेता है, बहुत उर्वरा शक्ति ले लेता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। उसको कैसे हम मिट्टी को वापस करें जी, वो दो तरीके से हम करते हैं। जो एक तो इंस्टीट्यू के बारे में बताया गया, कई सारे जो मशीन है, मशीन में उसको काट देते हैं, काट के उसको मिट्टी के साथ मिलाया जाता है। और अभी आप लोगों ने, किसान भाइयों ने सुने होंगे जो डिकम्पोजर, हम किसी का ये नहीं नाम नहीं ले रहे हैं, कई सारे डिकम्पोजर अभी मार्केट में उपलब्ध है। वो डिकम्पोजर को इस्तेमाल करके उसको गलाने में काम आता है। और साथ साथ अभी कुछ नए तकनीक भी आए हैं, जैसे आपको जो पराली है उसको काटना, उसके साथ मिट्टी के साथ मिलाना, उसके साथ डिकम्पोजर भी छिड़काव करना, और साथ साथ सीडिंग भी कर देता है जी। जो इंटीग्रेटेड सीडिंग सिस्टम है उसके साथ सीडिंग भी कर देता है। एक साथ 4 ऑपरेशन एक साथ में काम आ जाता है। ये इसके ऊपर प्रयास चल रही है और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। अगर ऐसे होता है, आपकी जो पराली से हम अगर बाहर निकाल देते हैं, उसमें जो मिट्टी का उर्वरा शक्ति कम होता है, अगर हम उसी को वापस कर देते हैं तो मिट्टी का उर्वरा शक्ति बना रहेगा जी। दूसरा एक्सीट्यू के बारे में जो बताया गया है, आपने बहुत बढ़िया कहा है।
पावर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी के लिए, बायो सीएनजी के लिए किया जाता है, इथेनॉल के लिए भी किया जाता है, कई सारे हैं। और साथ साथ और एक चीज भी है जो पशु चारा के लिए। बिल्कुल। पशु चारा में क्या किया जाता है, एक कंप्लीट फीड ब्लॉक सिस्टम का इस्तेमाल होती है। कंप्लीट फीड ब्लॉक जैसे हम एक ग्लास हॉर्लिक्स लेते हैं, उसमें कहा जाता है इसमें प्रोटीन का मात्रा इतना है और जो मिनरल्स का मात्रा इतना है, वो एक कंप्लीट फूड होता है। ऐसे एनिमल फीडिंग सिस्टम में भी आपकी अगर पराली को हम इस्तेमाल करते हैं, उसको काट के थोड़ा सा साइज रिडक्शन करके उसके साथ चुन्नी मिला दिया जाए और आपके मिनरल्स मिला लिया जाए और साथ में बाइंडिंग मटेरियल देके उसको कंप्लीट फीडिंग सिस्टम में अगर लिया जाता है, कंप्लीट फीड ब्लॉक बना के या पैलेट बना के, वो जानवर की जो वजन है उसके भार के हिसाब से कुछ प्रतिशत वो दे दिया जाए और साथ में आपका पानी दे दिया जाए। उसके लिए और कुछ चीज की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए भी मशीन बनी हुई है। कई जगह पर हिंदुस्तान में कई जगह पर ये एनिमल फीड ब्लॉक जो मशीन है, फीड ब्लॉक बनाने का मशीन है, वो लग चुकी है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। डायरी वगैरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, उसका जो गोबर का जो खाद आता है उसको भी आप कंपोस्टिंग सिस्टम में भी ये पराली को इस्तेमाल किया जा सकता है। पराली के ऐसे तो बहुत सारे हमने जैसे बताया अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे उसका काम है। जैसे मशरूम प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पर वहां से जो निकलती है उसको अगर हम खाद बना के फिर मिट्टी को वापस कर देते हैं तो हमारा यही रहेगा, जो मिट्टी से लिए है वो मिट्टी को वापस कर दिए। इस तरीके का कई सारे चीज चल रहा है और मेरे हिसाब से हम इसको टेक्नो इवोल्यूशन के नाते सोचे। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इवोल्यूशन होके वो आगे बढ़ेगा। ये इस तरीके से हम सोचे, इसको ना समझे एक साथ एक रिवोल्यूशन हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, इसके बारे में ना सोचे, विच इज नॉट सस्टेनेबल। वो सस्टेनेबल नहीं होगा, रादर ये चीज सस्टेनेबल होने का चांसेस है। जी प्रमोद जी, अगर मोटा मोटा मान के चलें तो कुल मिलाकर एक साइकिल बनानी चाहिए हमें, और उस साइकिल में जो अपना रोल है उसको महत्वपूर्ण तरीके से अगर भूमिका निभाते हैं कि जो हमने मिट्टी से लिया उसको मिट्टी को वापस कर दें, तो कहीं ना कहीं आपकी मृदा की जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर रहेगी। और अगर ये हम कहें कि कृषि उत्पादकता का भविष्य है पराली प्रबंधन, तो क्या ये कहना गलत होगा? बिल्कुल नहीं, कृषि उत्पादन का ये भविष्य है। पराली प्रबंधन अगर ढंग से हम कर पाएंगे तो कृषि उत्पादन जो है आपका सस्टेनेबल होगा। नहीं तो जैसे कई सारे देश में आप देखते होंगे, अगर हम मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कौन सा प्रक्रियाकरण है, कौन सा सिस्टम है, हम नाम नहीं लेते हैं क्योंकि वो फिर स्टेटमेंट ठीक नहीं रहेगा। पर अगर हम अंधाधुन कोई चीज को हम इस्तेमाल करते हैं वो आगे जा करके उसके लिए दिक्कत होगी। पर हम मिट्टी से जो ले रहे हैं, अगर पराली प्रबंधन के जरिए उसको मिट्टी को अगर हम वापस कर देते हैं, बिल्कुल, तो उसमें एक तो किसान खुशहाल रहेगा और साथ में आपकी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें किसान भाइयों को आगे बढ़कर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। खासकर जो किसान भाई इस समय धान की फसल लगा चुके हैं उनके लिए खासकर ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि जानकारी के अभाव में किसान भाई, क्योंकि ये किसान भाइयों को ये लगता है कि जो उनकी ये पराली है वो वेस्ट है, व्यर्थ है, लेकिन अगर आप उसका मूल्य निर्धारित करते हैं या फिर उसके बारे में जानकारी लेते हैं तो आपकी जो पराली है वो आपकी आमदनी बढ़ाने का भी एक जरिया बन सकती है। फिलहाल जगदीश जी का रुख कर लेते हैं। जगदीश जी, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? हाँ जी, पहुँच रही है आवाज़ जी। जगदीश जी, अगर हम बात करें पंजाब के किसानों की, तो पंजाब के किसान अगर हम देखें तो सभी क्षेत्र में क्या फार्मिंग की बात हो या फिर फार्मिंग एक्टिविटीज़ की हो, कृषि यंत्रों की हो, इन तमाम क्षेत्रों में देखा जाए तो पंजाब के किसान सबसे ज़्यादा समृद्ध माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा आगे माने जाते हैं। लेकिन जब बात पराली प्रबंधन को लेकर आती है तो सबसे ज़्यादा दो राज्यों का नाम लिया जाता है, पंजाब और हरियाणा के किसानों को लेकर। क्या कमी रह रही है और मौजूदा समय में सरकार द्वारा पंजाब के किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसान भाई उस सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी पराली का प्रबंधन कर सकें? जगदीश जी। पंजाब में सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। पंजाब में जो धान के अंदर क्षेत्र आता ना, वो सभी राज्यों से ज्यादा है। तकरीबन पंजाब में 32 लाख हेक्टेयर में धान लगता है एरिया में जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने इसी धान को काटकर और 20 दिन में ही अगली क्रॉप लगानी है। तो कहने कोई 20 दिन है, जिन किसानों ने मान लो पोटैटो लगाना है या पीज लगाने हैं या कोई वेजिटेबल लगानी है, उनके लिए तो ये चैलेंज रहता है। यदि आज उन्होंने धान की कटाई की
वो चाहते हैं कि अगले 2 दिन में अगली फसल की बोनी कर दें जी, जिससे वो टाइमली उस फसल को ले सकें। क्योंकि यदि वो दान के बाद पीज, पोटैटो या कैरेट, जिसको गाजर बोलते, लगा रहे हैं, उन्होंने इस फसल को लेकर इन द मंथ ऑफ दिसंबर फिर दोबारा उन्होंने गेहूं की बोनी करनी है। ये बड़ा सबसे बड़े चैलेंज है जी। जितना बड़ा एरिया होगा उसको उतने एरिया से पैडी भी मारे। हमारे पंजाब में 200 लाख टन पैडी स्ट्रा पैदा होता है जिसको दान के अवशेष बोलते हैं। अब ये अवशेष नहीं रहे, ये भी हमारे लिए खजाना बन गया है। हमने पिछले 6 ईयर से भारत सरकार से साथ मिलकर, पंजाब सरकार की ओर से गांव किसान, हर एक किसान से मिलकर उनको इस बात का समझाया गया कि ये जो पैडी स्ट्रा है ये आपके लिए अवशेष नहीं है, इनको जलाने की जरूरत नहीं है, ये आपका एक छुपा हुआ खजाना है, बिल्कुल, जिसको आप खेतों में मिलाकर खेत की सेहत अच्छा कर सकते हैं, जिससे आपकी जो केमिकल फर्टिलाइजर आ रहे हैं वो कम होंगे, आपका खर्चा कम होगा और आपकी उपज बढ़ेगी जी। पिछले 2018 से भारत सरकार के से जो स्कीम चल रही थी क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, अभी तक उसमें उसके अंतर्गत किसानों को 1,40,000 से ऊपर मशीनें दी जा चुकी हैं जी। किसान इसकी फील्ड लेवल पर पूरी यूज कर रहे हैं। यदि आप पिछले 3 सालों का डाटा देख लो, 21 में पंजाब में 71,159 फायर इंसिडेंट आए थे जी। यदि हम 2022 की बात करें तो हमारे इंसिडेंट घटकर 49,922 रह गए जी। मीन्स के इस साल में 22 में 21 के कंपैरेटिव 30% फायर इंसिडेंट कम हुए। इसी के आगे चलते हुए हम देखेंगे कि 23 में 22 के कंपैरिजन हमारे फायर इंसिडेंट 26% कम हो गए। इस साल की बात कर लो, हम इस साल यदि पिछले साल के साथ कंपैरेटिव करो, लास्ट ईयर हमारे कल की तारीख तक मीन्स 7 अक्टूबर तक हमारे फायर इंसिडेंट जो थे लास्ट ईयर 877 थे। इस बार हमारे लोगों को समझाने की वजह से अभी तक 214 इंसिडेंट है, जिसका मतलब ये है कि हमारे फायर इंसिडेंट में इस साल 75% की गिरावट आ रही है जी। हमारे लोग जी, ये आंकड़ा बहुत तारीफ के काबिल है और बहुत अच्छे आंकड़े आपने बताए हैं। इस पराली को खेतों में मिला रहे हैं, अवशेष को, जो पराली के अवशेष है पैडी दान के, और तो और इस पैडी अवशेष को इकट्ठा करके जो डिपार्टमेंट की ओर से मशीनें दी गई हैं, बेलर, रेक, इनकी बर्तों करके इनको इंडस्ट्री में सेल कर रहे हैं, जिससे एक हमें ग्रीन एनर्जी मिल रही है, चाहे वो एथेनॉल की फॉर्म में हो, चाहे वो सीएनजी की फॉर्म में हो, जहाँ बायोमास को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जा रही है, जिससे हमारा वातावरण भी साफ रह रहा है और हमें उपयोगी जो हमारी इसको जलाकर कंट्रोल कंडीशन में, जिससे वायु प्रदूषण में नहीं हो रहा है और हमें एक रेवेन्यू का सोर्स बनता जा रहा है जी। और जगदीश जी, जो आपने आंकड़े दिए हैं कि 75% की गिरावट आपने देखी है इस साल में बाकी साल के मुकाबले, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? पैक होकर, चॉप होकर जा रही है, जो वहां के एनिमल्स को एज ए फॉडर के रूप में यूज कर रहे हैं। पहले जो लोग कहते थे कि पैडी स्ट्रा को यूज फॉडर के लिए नहीं कर सकते, अब तो पंजाब के एडजॉइनिंग स्टेट है, जैसे राजस्थान है, इधर हिमाचल है, JNK में, इन स्टेट में भी हमारा फॉडर के तौर पर पैडी स्ट्रा ट्रांसपोर्ट होने लगा है। अभी जैसे इंडस्ट्री में बॉयलर यूज करते थे, बॉयलर में सबसे बड़ा चैलेंज आता है उसके लिए लकड़ी लेकर आते थे। अभी जो लकड़ी थी वो कॉस्टली पड़ती थी, अब जो सभी बॉयलर लोग लगे हुए हैं उन्होंने पैडी स्ट्रा को यूज करना शुरू कर दिया है। जो बॉयलर में चेंजेस थी रिक्वायर्ड वो भी कर दी है, जिससे उनकी इनपुट कॉस्ट जो फ्यूल पे जनरेट हो रहा है
वो इनपुट कॉस्ट कम हो रही है और बेनिफिट बढ़ने लगा है। आगे वाले सालों में हम देखेंगे तो ये एक बड़मुल्ला खजाना बनता जा रहा है, जिससे हमारे किसान भाई भी समझ रहे हैं, इंडस्ट्री भी समझ रहे हैं। बस रीजन यही था कि एक जो ट्रांजिएंट फेस है, जो पहले प्रैक्टिस चलती है, उसको प्रैक्टिस को चेंज कर दूसरी प्रैक्टिस में लाने के लिए, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा सा जो टाइम लग रहा है वही लग रहा है, लेकिन फायर इंसिडेंट में डे बाय डे गिरावट दर्ज की गई है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि जिस तरीके से पिछले साल के आंकड़े थे, साल दर साल आपके आंकड़े गिरते जा रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले सालों में जो पराली जलने की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल 0% पर पहुंच जाए और कोई भी किसान पराली को ना जलाए, बल्कि इसके जो प्रबंधन के तरीके हैं जो आपने बताए हैं उन प्रबंधन को अपनाकर किसान भाई आगे बढ़े और अपनी आय का एक जरिया बना सकते हैं। विचार विमर्श में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे कि कैसे आप पराली प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम विचार विमर्श देख रहे हैं आप और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे किसान भाई पराली अपनी प्रबंधन करके अपनी आमदनी का एक जरिया बना सकते हैं। पराली का उपयोग आज कई तरीकों से किया जाता है, उन तरीकों को कैसे किसान भाई अपनाकर पराली के जरिए न केवल फसल उत्पादन से अपनी कमाई कर सकते हैं बल्कि पराली के जरिए भी अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, प्रमोद जी का रुख करते हैं। प्रमोद जी, क्या हम फसल की बुआई के समय भी कुछ ऐसी सावधानियां बरत सकते हैं जिससे हम पराली प्रबंधन करते समय आसानी हो हमें, और साथ ही क्या पराली प्रबंधन करते समय प्रजातियों का भी कोई असर पड़ता है कि इस प्रजाति का अगर हम धान चुनेंगे तो पराली प्रबंधन आसान हो जाएगी, या इस प्रजाति का धान का चुनाव करेंगे तो पराली प्रबंधन में मुश्किलें होंगी? बहुत ही अच्छा सवाल है जी। ये जो आप धान की प्रजातियों के बारे में बता रहे हैं उसके ऊपर बहुत अध्ययन हो रहा है और उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी जो है कम दिन में कैसे उसकी उपज हो जाए जी, उसके ऊपर कार्यक्रम चल रहा है और उसमें कई सारे वैरायटीज भी किसान के पास पहुंच गया है। क्योंकि अगर हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी अगर होगा, कम दिन में अगर उपज आ जाती है, उसके बाद आपकी ये जो 21 दिन का विंडो बताए हैं तो वो 21 दिन बढ़ के आपको 35 दिन हो जाएगी। असली माने से आपकी जो 21 दिन के लिए किसान इंतजार ही नहीं करते, क्योंकि उनको तो चाहिए अगले दिन खेत साफ हो जाए और सबसे आसान तरीका वो चुन लेते हैं। पर जैसे हमने बताया है और हमारे भाई ने उन्होंने भी बताया है पंजाब से, ये दर एक साल से दूसरे साल से तीसरे साल ये कम होते जा रहे हैं जी, और ये धीरे धीरे यही होगा और आगे हाँ हम ये नहीं कह सकते 0% हो जाएगी, पर उसमें इतना कमी आ जाएगी बिल्कुल, उसके लिए वो पर्यावरण की जो प्रदूषण है वो इतना लगेगा नहीं। और रही प्रजातियों के बारे में भी काम हो रहा है दूसरे, और पराली प्रबंधन के लिए जैसे कहा जा रहा है उसके असली मुद्दे पर हमको पहुंचना है। एक आपने सवाल किया था जे पहले क्या ऐसे पराली प्रबंधन का कोई जरूरत थी या नहीं थी जी। हम आपको बता दें पहले भी धान की खेती होती थी बिल्कुल, पर उसी टाइम अवशेष को वो संपदा के हिसाब से लेते थे, उसको छप्पर में इस्तेमाल करते थे जी, और पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल करते थे बिल्कुल। धीरे धीरे आपकी जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ी और ज्यादा तक आपकी ये नॉर्दर्न प्लेन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इसमें जैसे बढ़ी, इसमें कंबाइन की जो इस्तेमाल होने लगी। कंबाइन से दिक्कत क्या आने लगी, वो आपकी जो कटी हुई पराली जो है वो नीचे रह गई है जी, तो जिसके वजह से मशीन की इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा था। तो इसी तो फिर वो एसएमएस की बात हुई, एसएमएस से जैसे और छोटे छोटे टुकड़े कर दिया जाए जैसे मशीन आराम से चल सके। फिर जो सुपर सीडर की बात हो रही है, अभी जैसे हम बायोडिकम्पोजर की बात कर रहे हैं, बायोडिकम्पोजर उसके ऊपर छिड़काव करके वो गलने में आसानी हो जाए, जैसे 20-25 दिन में गल जाए और उसके साथ ये भी
सीडिंग वगैरह हो जाए। जी। तो ये कई सारे मुद्दे पर काम हो रहा है, कई सारे संभाग और संस्थान भी इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वातावरण जो है सबके लिए एक ही है। अगर वातावरण में परेशानी होगी वो सिर्फ किसानों के लिए तो नहीं होगी, जो दूसरे मंत्रालयों में भी काम कर रहे हैं, कृषि मंत्रालय के लिए तो दिक्कत है ही, दूसरे मंत्रालय के लिए भी दिक्कत होगी, और जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो रहा है, तो साथ में हरियाणा वालों के भी दिक्कत हो रहा है, पंजाब वालों को भी दिक्कत हो रहा है जी। तो एक हम अगर कहेंगे पर्यावरण एक है, आपकी जमीन एक है, तो इसीलिए ये सबको सुधारना, पर्यावरण में सुधार लेना, जमीन में सुधार लेना, ये सभी के काम है जी। तो कई सारे मंत्रालय इस साथ इसीलिए काम कर रहे हैं जी। क्योंकि जैसे बायो सीएनजी की बात कर रहे थे और फिर इथानल की बात कर रहे थे जी। तो आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वाला MNRE जो है उसमें वो लोग भी दे रहे हैं, कई सारे सब्सिडी दे रहे हैं, कई सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, और कृषि मंत्रालय तो है इसके लिए जी। तो सभी मंत्रालय एक साथ मिलके अगर ये बेड़ा उठाएंगे तो मेरे हिसाब से हाँ, रही किसान भाइयों के जागरूक का तो आवश्यकता है, जागरूक तो है ही किसान भाई, फिर भी और बीच बीच में उनको और एक बार बताना पड़ेगा। देखिए आप कुछ फायदे के लिए क्योंकि आपकी आग लगाना सबसे आसान काम है, बिल्कुल एक तिल्ली ले लिया उसी में आपकी खेत साफ हो गई। जी प्रमोद जी, कहीं ना कहीं जागरूकता तो किसान भाइयों में है, लेकिन जो मैसेज हम डिलीवर करना चाह रहे हैं, जो संदेश किसानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, शायद किसानों को उसको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। इस परेशानी का कारण क्या है इसको बारे में हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल विजय जी को कर लेते हैं। विजय जी, तमाम व्यवस्थाएं हैं कि इसके क्या क्या उत्पाद बना सकते हैं, जैसे आपने कहा मशरूम की खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और साथ ही अगर हम बात करें पैकिंग मटेरियल में इस्तेमाल कर सकते हैं, जल संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पराली प्रबंधन। इन सभी व्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए किसान भाई कहाँ जाके संपर्क करें? अगर उनके पास पराली है, अगर वो माचिस की तिल्ली उठाकर उसमें आग नहीं लगाएं तो कहाँ जाके संपर्क करें, किससे मदद मांगें, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं किसान भाइयों को? एक्चुअली क्या है कि हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हम लोग ICR के लिए बहुत सारा फंडिंग करते हैं जी। ताकि लोगों को एक तो जागरूकता पैदा हो जाए। तो उसमें कॉम्पिटिशन्स होती है हमारे बच्चों के अंदर, मतलब जो स्कूल बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस कैंप्स बनाते हैं, किसानों के अंदर एक इसकी अवेयरनेस कैंपेनिंग करते हैं, तो इस तरह से रैलीज निकालते हैं। तो इसके लिए सारा फंडिंग जो है भारत सरकार करती है। तो इसमें अवेयरनेस एक बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है कि लोग जागरूक हो जाए और किस तरह से इसको प्रबंधन कर सके। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए जैसे कहता हूँ कि जो हमारी सबसे बड़ी एक मुख्य समस्या ये है कि जो हमारी जो वेराइटीज़ है, वेराइटीज़ किस तरह की सिलेक्शन होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो हमारी ट्रेडिशनल वेराइटीज़ है ये बहुत ही टॉल वेराइटीज़ है और हाई ड्यूरेशंस की है, और उसका स्टेम वगैरह जो है वो भी बहुत मोटा होता है। तो इसमें कटाई करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें जो है पराली जो है नीचे रहती है। तो इसमें जैसे हमने कहा कि SMS का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर ये जो हमारी ICR संस्थान ने बहुत अच्छी वैरायटीज़ निकाली है, जैसे कि PR 126 हो गई है, मान लीजिए कि पुसा बासमती 109 है, ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटीज़ है। लेकिन किसान का है कि उसके जो हमारी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ है उसमें थोड़ा सा जो है 1-2 क्विंटल का जो है उसमें उत्पादकता ज़्यादा रहती है। तो उसी लालच में थोड़ा सा वो जो है ये जो हमारी रिसर्च ओरिएंटेड जो हमारी वैरायटीज़ है उसको इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इससे बहुत मल्टीपल फ़ायदे भी होंगे, पानी की भी कम हो जाएगी, लागत भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको जो है आपको न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ है, न्यू वैरायटीज़ जो आई है उसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो आप देखेंगे कि ये जो पराली प्रबंधन की जो हमने कहा कि एक्सेटिव मैनेजमेंट का बहुत आज इस्तेमाल हो रहा है। आज कहेंगे कि हम बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज़ हो रहा है आजकल। आप देखेंगे कि इसका जो है अकॉस्टिक इफेक्ट तो बहुत होता ही है, साथ साथ में जो है आप कहेंगे कि अगर हाई डिग्री टेम्परेचर्स में आप इसको यूज़ करते हैं तो उसमें आप उसका टेम्परेचर भी आपका घरों का कम हो सकता है। एज ए मतलब बाइंडिंग एज ए मटेरियल इसको अगर यूज़ करते हैं, फॉल सीलिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन की जो है आजकल पराली से जो है बनने वाली जो है सीटें आ रही है।
तो इस तरह से लोग इसको प्रबंधन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर किसान भाई अगर इस तरह से थोड़ा सा रुख अपनाएंगे अपना थोड़ा सा कि प्रबंधन करने के लिए, तो जैसा कि हमारे जगदीश जी ने बताया कि ये एक तरह का खरा सोना है और इसको आपको आपके आमदनी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आमदनी भी बढ़ जाएगी, पर्यावरण की भी हानि कम होगी और हमारी वो जो इसकी सॉइल की जो गुणवत्ता ये भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इसलिए मैं किसान भाई से पुनः अपील करूंगा कि आप इस पराली को जो है प्रबंधन करें और हम सब के स्वास्थ्य की रक्षा करें और पर्यावरण की रक्षा करें। जी, तो पराली प्रबंधन करके आप पर्यावरण की रक्षा कर ही सकते हैं, साथ साथ किसान भाई अपने के साथ साथ जो हमारे देशवासी हैं उनकी भी स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक कदम है उसको उठाकर अपना योगदान दे सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। ये है मथुरा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। एग्री की उड़ान हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। कार्यक्रम विचार विमर्श देख रहे हैं। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और रुक करते एक बार फिर से जगदीश सिंह जी का। जगदीश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, अगर हम बात करें पंजाब के किसानों को तमाम आंकड़े आपने बताए कि साल दर साल वो आंकड़े गिरते जा रहे हैं, लेकिन जो अभी जो आंकड़े रह गए हैं, जैसे आपने 75% बताया, 25% जो किसान रह गए हैं, उन किसानों को क्या उनके किसानों की क्या मानसिकता है कि अभी भी उनको जागरूक करने में समय लग रहा है? साथ ही जिन किसानों के पास मौजूदा समय में पंजाब में पराली बचती है, वो अपने पराली का प्रबंधन करने के लिए अगर इस कार्यक्रम को वो देख रहे हैं तो कहां संपर्क करें, किसके पास जाएं? ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिससे किसान भाई जुड़कर जानकारी प्राप्त कर अपने पराली का प्रबंधन कर सकते हैं? जगदीश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी सर जी, अभी आवाज आई है आपकी? जी जगदीश जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मौजूदा समय में जो किसान भाई हैं जिनके पास अब पराली की तैयार हो जाएगी, उन पराली को लेकर जिनके पास जानकारी नहीं है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो अपने पराली की जानकारी लेने के लिए कहां संपर्क करें, या उस पराली का प्रबंधन करने के लिए जो व्यवस्थाएं पंजाब सरकार द्वारा स्थापित की गई हैं उनकी जानकारी वो कहां से लें? पंजाब सरकार द्वारा इस साल बहुत पहले से ही इन द मंथ ऑफ जून से ही इस स्कीम को भी लॉन्च कर दिया गया था, जिसके तहत इस बार मशीनें भी टाइमली देनी शुरू कर दी गई है जी। लेकिन हमने उन किसानों का भी बहुत ध्यान रखा है जिनके पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है और जो मशीन नहीं ले सकते, उनको किराए पे चीज चाहिए। उसके लिए हमने कस्टम हायरिंग सेंटर भी बनाए हैं और जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वहां भी मशीनें उपलब्ध कराई है। हमारे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को भी दफ्तरों में भी मशीन उपलब्ध है और तो और ग्राम पंचायतों में मशीनें दी हुई है। वो वहां से भी मशीन लेकर अपना काम प्रायोरिटी पे कर सकते हैं। और तो और जो हमारे यंग फार्मर्स हैं जो पैडी स्टॉक इकट्ठा कर एक साथ रख रहे हैं, उनको भी करने के लिए वो कहाँ रखें, उसका कहाँ वो सोल्ड आउट कर सकते हैं, इस सारा प्रोग्राम हमने एक पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, जिसको हम बोल रहे हैं, एक ऐप डेवलप करती है उन्नत किसान के जरिए यदि कोई फार्मर मशीन लेना चाहता है, जैसे हम अपनी गाड़ी बुक करते हैं वैसे ही पंजाब का सारे किसान उस पे ऑनलाइन किए हुए हैं और जितनी भी आज तक हमने मशीनरी सब्सिडी पे दी हुई है वो भी उस पर ऑनलाइन डाटा हुआ है। जब भी कोई किसान चाहेगा कि मेरा गाँव रुपवाल है जहाँ पर मेरे आसपास मशीनें कहाँ मिलेंगी, वो जब अपनी लोकेशन ऐप खोलेगा
उसको साथ के विलेज में जो भी नियरेस्ट मशीन है, जो भी मान लो उसने चाहिए हैप्पी सीडर चाहिए, जहाँ सुपर सीडर चाहिए, जहाँ एक्स सीडर पे उसने बिलिंग करवानी है, वो मशीन उसको दिखाई देने लगेगी। और तो और पंजाब सरकार ने इस साल अपने गांव में, हर एक गांव में एक एक नोडल अफसर लगा दिया है। वो नोडल अफसर के पास जाकर भी पता कर सकता है कि मेरे मशीन कहाँ दे सकती है। वो मशीन उसको जो कहेगा कि मुझे सुपर सीडर चाहिए, वो उसको ऑनलाइन ही सुपर सीडर दिखा देगा कि जो कब चाहिए, उसको टाइम डालना है कि मुझे इस दिन अपनी इस दिन अपनी अगली फसल की सोइंग करनी है, उस दिन से वो मशीन को बुक हो सकती है। यदि कुछ हमारे किसान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐप नहीं यूज कर सकते, वो हमारे गांव में जो भी प्रोमिनेंट प्लेस है, चाहे कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, जहाँ कोई कॉमन प्लेस है, जहाँ हमारे ब्लॉक में दफ्तर है, सर्कल ऑफिसर है, खेतीबाड़ी दफ्तर है, सहकारी सभा है, वहां पर भी हमने जितने भी गाँव में, जहाँ पास के गाँव में मशीन है, उनकी लिस्ट बनाकर वहां पर डिस्प्ले कर दी है, जिसके वो उनसे फोन पे भी बात कर कर मशीनरी ले सकते हैं, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। और तो और हमारा खेतीबाड़ी विभाग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसीज, एसएसपी सभी ही इस काम पे लेके हैं। पंजाब सरकार इस बार एक मिशन मोड पे चल रही है। उनका मकसद एक ही है कि हमने पंजाब और पूरे देश को पोल्यूशन मुक्त बनाना है। इस जो प्रथा चल रही थी धान को, पराली को आग लगाने की, उसको बंद कर कर काम कराना है। अभी भी जहां कहीं कोई छिटपुट घटना आ रही है तो हमारी फोर्सेस वहां पर पहुंचकर उसको इमीडिएटली बंद कर देती है, आग लगी हुई आग को भी बुझा देती है, चाहे फायर ब्रिगेड की सहायता से हो, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से हो। हम ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहे हैं। फार्मर के लिए मशीन दिलाने के लिए, टाइमली उपलब्ध कराने के लिए हम दिन रात अगले 2 महीनों में काम कर कर इसको मिनिमम से मिनिमम कर दिखाएंगे इस बार। बिल्कुल जगदीश जी, आपके जितने प्रयास हैं, आपके सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है और हम उम्मीद करते हैं और कामना करते हैं कि जो आपका लक्ष्य है, इसके जरिए उस लक्ष्य की आप प्राप्ति जल्दी से जल्द करें और किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ाएं और प्रदूषण को कम करने में हम सभी अपनी एक भागीदारी निभाएं। आपका बहुत शुक्रिया जगदीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम व्यवस्थाएं, तमाम जानकारी हमारे किसानों तक साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से विजय जी का रुख कर लेते हैं। विजय जी, जो व्यवस्थाएं पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, आपने विस्तार से सुना, न केवल किसान भाई बल्कि इनके जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, साथ ही साथ जो इनके पुलिस है वो भी इसमें व्यवस्था में भागीदारी निभाकर अगर कोई किसान भाई गलती से जानकारी के अभाव में आग भी लगा देता है तो उसको बुझाने का भी काम करती हैं। क्या बाकी प्रदेशों में भी व्यवस्थाएं नहीं लागू की जा सकती हैं? नहीं, बिल्कुल सभी जितने राज्य हैं हमारे, चारों राज्यों में सभी हाई अलर्ट पे है और इसमें सारी टीम बनाई जाती है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गए, पुलिस हो गए और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मिल करके कमिटियाँ बनती है और वहाँ पे उसमें अगर जहाँ पे भी है तो इस तरह से कुछ कानून में प्रावधान भी रखे हैं कि ताकि उनके ऊपर जुर्माना भी रख सके, फिर उसके रेड एंट्रीज है, बहुत सारे ऐसे प्रावधान राज्य सरकार ने किए हैं तो ताकि जो है अगर उनको जो है बाकी एमएसपी ना मिले वगैरह वगैरह, इस तरह के प्रावधान रखे। लेकिन इसकी समस्या ही नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा मतलब विचार है, ताकि इस यहाँ तक मतलब पहुँचे ही ना, नौबत ही नहीं। दूसरी इसमें बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो है लगभग 2018 से स्कीम लागू की है लगभग, और हम लोगों ने आज तक जो है लगभग 40,000 से ज़्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर को हमने बनाया है पूरे चारों राज्यों में और 3.5 लाख से ज़्यादा जो मशीनें हमने पूरे मतलब इन चारों राज्यों में मतलब डिफरेंट जो मशीन्स होती है उनका हमने पूरा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया है और लगभग 3,500 करोड़ रुपए जो है हमने इन चारों राज्यों को असिस्टेंट के रूप में हमने सहायता प्रदान किया है। तो भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह से इसको पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल में कर सके, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ा दिया जाए, जागरूकता आ जाए है। तो लेकिन धीरे धीरे जो है आप देखेंगे कि अच्छे रिजल्ट समाधानकारक होते जा रहे हैं। तो हमारी आशा है कि हमने जो एक लक्ष्य के लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि 0 बर्निंग जो है
बिल्कुल इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो जी विजय जी, हम कल्पना कोशिश करेंगे और ये कामना भी करते हैं कि किसान भाई जीरो बर्निंग की तरफ आगे बढ़ें और अभी आंकड़ा जो है, ये जो लक्ष्य है हमारा, ये हम बहुत जल्द हासिल करने की कोशिश करेंगे। लगातार ऐसे कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं ताकि किसान भाई जागरूक हो सकें। प्रमोद जी, आपका मैं आखिरी में एक सवाल लेना चाहता हूँ और बहुत कम शब्दों में आपसे भी निवेदन है कि जवाब दीजिएगा। आप बात करें IRI या फिर KVK की, इनकी भूमिका कृषि खेती किसानी के क्षेत्र में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर हम पराली विशेष की बात करें तो किस तरीके से ये क्षेत्र, ये संस्थाएं अपना योगदान दे रही हैं पराली प्रबंधन को बेहतर करने के लिए और किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए? मैं एक चीज़ आपको बताऊं, 10 साल पहले हम लोगों ने जो सोचा था, धीरे धीरे वो ज़मीन पर आ रहा है जी। 10 साल पहले जब हम पंजाब में, मुझे याद है चंडीगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें हम लोगों ने बताया था जो जानवर के एनिमल फीड के लिए पराली का इस्तेमाल किया जाए, और वहाँ कई सारे वक्ताओं ने ये कह के खारिज कर दिया था जो इसमें सिलिका का मात्रा ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको जानवर नहीं खाते हैं जी। उस टाइम हमने उनको यही समझाने के लिए कोशिश किया था, देखिए ये तो खाने पीने का जो हैबिट है, जैसे कोई साउथ इंडिया से आते हैं, वो ज़्यादा चावल खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में आकर के ज़्यादा दिन रह गए, वो अपने आप चपाती खाने लगेंगे। बिल्कुल। तो यही चीज़ भी अगर नॉर्थ इंडिया से कोई जा करके साउथ इंडिया में रहते हैं, वो धीरे धीरे चावल खाना सीख जाते हैं। ऐसे आपकी जानवर भी सीख जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। पर आज मुझे इस बात की अच्छा लगा है, जो पंजाब से हमारे जो मित्र है वो कह रहे थे जो एनिमल फीड के लिए ये कर रहे हैं। और कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में, कस्टम हायरिंग के विषय में हम 2 मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक है आपकी लाइब्रेरी मॉडल जी, और एक आपकी जो कॉल सेंटर के माध्यम से जैसे होता है जी, उसके बारे में काले साहब ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं। और जो लाइब्रेरी मॉडल में है उसको भी इस्तेमाल में धीरे धीरे आ रहा है जी। अगर किसी किसान के पास उसका खुद का ट्रैक्टर है, वो सीधे जाए वहां जाकर के कोई भी कस्टम हायरिंग सेंटर से मशीन लाए, इस्तेमाल करे और उसको वापस कर दे। जैसे लाइब्रेरी में किताब ला करके पढ़ के उसको वापस किया जाता है। तो प्रयास सभी तरीके से हो रहा है जी। मेरे हिसाब से हम तो ये मानते हैं जो लक्ष्य है जीरो बर्निंग जी, हो सकता है और एक आध साल में वो भी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ, हमारे किसान भाई जो है बहुत जागरूक है, सिर्फ कहने की आवश्यकता है। अगर उनके पल्ले में ये आ गया, जैसे हमको खाद्य सुरक्षा उन्होंने दिया था, अभी तो जो न्यूट्रिशन के बारे में बातें किया जाता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में बात किया जाता है, ऐसे हम अगर प्रदूषण सुरक्षा के बारे में भी बात करें तो हमारे किसान भाई हमारे साथ जरूर देंगे। इतना कह के मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को, जो आपके चैनल के माध्यम से ये सब किसान भाइयों के पास पहुंचे और सभी का भला हो जी। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। विजय जी, आपने का भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई है। और प्रमोद कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पराली प्रबंधन को लेकर हमारे दर्शकों, हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई है। और उम्मीद करेंगे इन सभी जानकारियों का किसान भाई सही तरीके से सही समय पर तमाम व्यवस्थाओं का, तमाम प्रयासों का लाभ उठाएंगे। और जो हम सबका एक लक्ष्य है कि जीरो बर्निंग के लक्ष्य को हम अचीव करें, उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए किसान भाई अपना योगदान देंगे। और हमसे आज जाते जाते ये वादा करेंगे किसान भाई कि आप आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है जीरो बर्निंग की प्राप्ति का, इसमें अपना योगदान जरूर देंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में, विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हमने समझने की कोशिश की कैसे आप पराली प्रबंधन करके अपनी आय का एक अधिक जरिया बना सकते हैं और कैसे इन तमाम पराली प्रबंधन के जरिए कितने उत्पादों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी उपलब्ध कराई गई। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम से जुड़े आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। आपके सुझावों और आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं। आज के विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे इस कार्यक्रम में नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। जाते जाते आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि पराली प्रबंधन को सही तरीके से करें और जो उपलब्ध कराई गई जानकारियां हैं, जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाएं हैं, उनका लाभ उठाएं। किसान भाई आगे बढ़ें, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। फिर से हाजिर होंगे इस कार्यक्रम में, इसी चैनल पर, इसी समय, आज ही के दिन। तब तक के लिए आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।